हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी। और दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि पिछले 2 महीनों से जियोपॉलिटिक्स में एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। ये है ईस्टर्न यूरोप में पुराने सोवियत संघ के 2 देशों के बीच का आपसी विवाद। एक तरफ है रशिया और दूसरी तरफ है यूक्रेन। और ये विवाद इतना ज़्यादा गंभीर है कि दुनिया भर के मीडिया हाउसेज और न्यूज़ आउटलेट्स इस बात का कयास लगा रहे हैं कि क्या इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पे आके खड़ी हो गई है। क्या इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पुराना शीत युद्ध जो 1991 में यूएसएसआर के विघटन के साथ समाप्त हो गया था, वो फिर से शुरू हो जाएगा। क्या इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूक्रेन में रशियन फोर्सेज और यूएसए की जो फोर्सेज हैं वो आमने सामने होंगी। ना केवल यूएसए की फोर्सेज बल्कि पूरे नेटो की जो फोर्सेज हैं वो क्या रशिया की फोर्सेज के आमने सामने होंगी। और इस कॉन्फ्लिक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और कितने गंभीर परिणाम होंगे, इसको दुनिया समझने के कयास लगा रही है। लेकिन ये तो बाद की बात है, जिसके क्या परिणाम होंगे और क्या होने वाला है वो तो बाद की बात है। लेकिन अभी हमें यह समझना है कि ये पूरा का पूरा विवाद है क्या। रशिया और यूक्रेन जो पुराने समय में एक ही पॉलिटिकल एंटिटी का हिस्सा हुआ करते थे, यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, वो एक दूसरे के आमने सामने क्यों हैं। रशिया आज के समय यूक्रेन को क्यों हथियाना चाहता है, क्यों पूरा का पूरा कंट्रोल चाहता है यूक्रेन के ऊपर। उसके अलावा यूएसए का इसके अंदर क्या रोल है, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या इसके अंदर इंटरेस्ट है, भारत का क्या ओपिनियन है इस पूरे के पूरे मैटर पे। ये सारा का सारा विवाद हम समझेंगे और पूरे टॉपिक की हम एनालिसिस करेंगे डिटेल में। तो शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत को देख लेते हैं। सबसे पहले दिसंबर 2021 में, अब से 2 महीने लगभग पहले, यह क्या होता है कि 8 पॉइंट का एक ड्राफ्ट लॉन्च करता है रशिया यह करता है कि 8 पॉइंट ड्राफ्ट सिक्योरिटी एग्रीमेंट करता है पूरे वेस्ट के साथ, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अपने सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार करता है। इस 8 पॉइंट के जो ड्राफ्ट है उसमें एक बहुत ही क्लियर बात होती है कि जो यूक्रेन है वो कभी भी आने वाले समय में नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। अब नेटो क्या है उसको मैं आगे आपसे एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। नेटो बेसिकली है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लीडर तो यूएसए है और वेस्टर्न वर्ल्ड के बहुत सारे देशों ने नेटो को ज्वाइन कर रखा है। अब वो नेटो जो है वो कोल्ड वॉर के दौरान बना था और रशिया को काउंटर करने के लिए, बेसिकली पुराना जो यूएसएसआर था उसको काउंटर करने के लिए बना था कि अगर किसी भी नेटो देश के ऊपर कोई भी देश अटैक करता है तो वो माना जाएगा कि पूरे के पूरे नेटो देशों के ऊपर अटैक है और सारे के सारे नेटो देश जो मिलके उस देश के ऊपर अटैक कर देंगे। मान लीजिए यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बन गया, तो अगर यूक्रेन के ऊपर रशिया अटैक करता है तो यूएसए की ये जिम्मेदारी बन जाएगी कि यूएसए जो है वो रशिया के ऊपर अटैक करे। तो इस तरीके का वो अग्रेसिव एक तरीके से ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, तो उसका मेंबर बनने से मना कर दिया। क्यों मना किया वो हम जियोपॉलिटिक्स में अभी समझेंगे। उसके बाद ये विवाद शुरू होता है। उसके बाद जब यूएसए ने मना कर दिया कि हम तो कल को हो सकता है यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना दें, यूक्रेन की जो पॉलिटिकल जो अथॉरिटी है उसने भी ये कह दिया कि हम चाहें तो हम बन सकते हैं नेटो का मेंबर, रशिया कौन होता है हमें ये बात बताने वाला। तो ये बात आ गई। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि पूरे के पूरे विवाद का जन्म हुआ। और ना केवल 2021 के दिसंबर महीने में और 2022 की जो शुरुआती समय में ये विवाद बहुत पहले से चल रहा है। इस विवाद की जड़ को हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी जियोपॉलिटिक्स को, जियोग्राफी को समझते हैं कि कहां पे चल रहा है ये विवाद। ये है हमारा भारत, और भारत के अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो यहां पे आपको ब्लैक सी दिखेगा, ब्लैक सी के ऊपर आपको दिखेगा यूक्रेन, और ये दिखेगा आपको दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया, जो कि 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। एक तरफ आपको ये एशिया में दिखेगा और यहां पे यूराल माउंटेन के वेस्ट वाला हिस्सा जो है वो इसका यूरोप में है। इसीलिए जब रशिया की बात आती है तो यूरोप का भी देश है ये और एशिया का भी देश है। इन दोनों देशों के बीच में यहां पे चल रहा है विवाद। इस पूरी की पूरी लोकेशन को अगर आप जूम इन करोगे तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का मैप। ये आप देखिए, पुराना यूएसएसआर ऐसा हुआ करता था। 1991 में आप जानते हैं सोवियत संघ का पतन हो गया और उसके बाद छोटे छोटे कई सारे देशों में ये जो संगठन है ये टूट गया और इसका जो लीडर था वो रशिया सबसे बड़ा देश रह गया। यहां पे रशिया जिसकी राजधानी है मॉस्को, दूसरा सबसे बड़ा देश इसका रहा यूक्रेन, इसकी राजधानी है काइव। यहां पे बेलारूस है, मोल्डोवा है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, लातविया, एस्टोनिया और लिथुनिया है। ये जो सारे के सारे देश हैं एक समय पे एक ही पॉलिटिकल एंटिटी का हिस्सा हुआ करते थे, उसको बोला जाता था सोवियत संघ। ये सोवियत संघ क्या था, ये रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। जब रूस की क्रांति को मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि किस तरह उसका निर्माण हुआ, उसके बाद उसका पतन कैसे हुआ, उसका ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगा। तो ये चीज है आज इन दोनों देशों के बीच में चल रहा है। कौन से क्षेत्र में चल रहा है विवाद, उसको और ढंग से समझिए। ये वाला जो क्षेत्र है इसको सेपरेटिस्ट
एरिया बोला जाता है और इसमें ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो यूक्रेन की रशियन एथनिसिटी की पॉपुलेशन रहती है। इस क्षेत्र में रशिया की फोर्सेज का मूवमेंट आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट आज के समय यहाँ पे चल रहा है और रशिया बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है इस क्षेत्र में। 2014 में इस क्षेत्र को रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, क्रीमिया का अनेक्सेशन कर लिया था रूस ने 2014 में। आपको ये बात भी थोड़ी बहुत याद होगी, जब G8 से G7 हो गया था 2014 में, रूस को जो G8 का ग्रुप हुआ करता था उससे निकाल दिया था और वो G7 बन गया था। तो वो विवाद यहां से था, इसकी भी हम समझेंगे क्या चीजें चल रही हैं। यहां पे ब्लैक सी है और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इस क्षेत्र में यूक्रेन में और रशिया के इस वेस्टर्न पार्ट में बहुत ज्यादा नेचुरल गैसेस के भी रिसोर्सेज मिलते हैं। तो एक पावर का एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का यह भी कारण है कि यहाँ पे जो नेचुरल गैस है उसकी सप्लाई है, तो इसके ऊपर भी कंट्रोल चाहता है, वेस्टर्न वर्ल्ड भी चाहता है और ये रशिया भी चाहता है। और आप जानते हैं कि जो फ्यूल है उसके लिए तो युद्ध हुए हैं अरब के अंदर। आप इराक युद्ध याद होगा आपको, वो पूरा का पूरा युद्ध आप जानते हैं तेल के लिए था। यूएसए ने वो क्यों किया था, यूएसए ने क्यों अटैक किया था? नाम तो ये था ना कि मास डिस्ट्रक्शन का वेपन है सद्दाम हुसैन के पास, लेकिन नहीं था, तेल के लिए किया था। तो वही बात यहां पे भी कुछ हद तक चल रही है। पूरा का पूरा रूस और यूक्रेन का विवाद हम समझते हैं, इसका पहले इतिहास समझते हैं कि रूस और यूक्रेन का रिलेशन पहले कैसा रहा है और अब कैसा हो गया है। देखिए, यूक्रेन और रशिया जो हैं सैकड़ों सालों से एक दूसरे के साथ एक तरह से कल्चरल रिलेशन भी शेयर करते हैं। इनकी लैंग्वेज बहुत हद तक सेम है, बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है, क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं तो रशियन एथनिसिटी के लोग यूक्रेन में भी रहते हैं और यूक्रेनियन जो लोग हैं वो बहुत सारे रशिया में भी रहते हैं, उनके ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में। उसके अलावा इनकी लैंग्वेज बहुत हद तक सेम है। रशियन लैंग्वेज बहुत पार्ट में बोली जाती है यूक्रेन में और यूक्रेनियन लैंग्वेज भी बोली जाती है। इनके फैमिली लिंक्स भी हैं आपस में, कल्चर भी इनका सेम है। बेसिकली एथनिकली बहुत ज्यादा ये सिमिलर हैं एक दूसरे के। लेकिन बाद में क्या होता है, ये वाला जो क्षेत्र है जो मैंने आपको बताया सेपरेटिस्ट वाला और क्रीमिया वाला, स्पेशली ये वाला जो रीजन है, यहां पे ज्यादातर पॉपुलेशन रशियन एथनिसिटी की रहती है और वो प्रो रशियन है, वो रशिया के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। यूक्रेन में जो पॉलिटिक्स बनती है, जो वहां की पॉलिटिकल पूरा का पूरा तैयार होता है, उसमें हस्तक्षेप वेस्टर्न वर्ल्ड का भी रहता है। यहां पे रशिया भी चाहता है कि यहां पे जो सरकार बने वो इनके इन्फ्लुएंस की बने, क्योंकि ये एक बफर जोन है। यहां पे वेस्टर्न वर्ल्ड आ जाता है और यहां पे रशिया आ जाता है और ये एक बहुत ही बड़ा बफर जोन है इनके बीच में। तो इस जोन के अंदर अपना अपना कंट्रोल चाहते हैं। तो बेसिकली जब भी यहां पे यूक्रेन में ऐसी गवर्नमेंट बनी है जो कि रशियन इंटरेस्ट के खिलाफ रही हो, तो उस दौर में यहां पे जो रशियन एथनिसिटी की पॉपुलेशन रही है यूक्रेन की, उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। उनके इलेक्ट्रोल में भी उनके साथ धांधलीबाजी हुई है, उनके साथ मिलिट्री की जो है मिलिट्री पर्पज के लिए भी उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो ये एक बड़ा गंभीर आरोप लगता है यूक्रेन की सरकार के ऊपर कि वो रशियन एथनिसिटी के लोगों के साथ सही से बिहेव नहीं कर रही है, ये चीज रहती है। उसके बाद एक आगे की बात आती है कि 2004-5 में चलते हैं हम। 1991 में तो आप जानते हैं कि यूक्रेन बना ही था। 1991 में जब यूएसएसआर टूटा, रशिया अलग रह गया, यूक्रेन एक अलग देश बन गया। तो उसके बाद क्या होता है, 2004 में इनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं यूक्रेन में। उस चुनाव में बहुत ज्यादा धांधलीबाजी होती है और जो रशियन पॉपुलेशन है उसके वोट को एक तरह से कट आउट करने के लिए इसमें बहुत ज्यादा धांधलीबाजी की जाती है और वहां पे ये जो चुनाव है ये फेयर नहीं होता, करप्ट चुनाव होता है। उसके बाद हो जाता है एक बहुत बड़ा सिविल अनरेस्ट हो जाता है। यहां पे एक आंदोलन होता है जिसको ऑरेंज रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये ऑरेंज रिवॉल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि एक व्यक्ति था जिसका नाम था विक्टर ह्यूशचेंको। ये जो पार्टी में था वो रशियन एथनिसिटी वाले लोग जो हैं वो उसको सपोर्ट करते थे। इसका जो पॉलिटिकल एक तरह से वो था झंडा था, वो था ऑरेंज कलर का, इसीलिए ये जो पूरा आंदोलन हुआ इसको ऑरेंज रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि उस पूरे के पूरे चुनाव को जो है रद्द कर दिया गया वहां के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उसके बाद दोबारा से चुनाव हुए और ये व्यक्ति यहां पे बन गया, विक्टर हेंस्को जो है यहां पे जीत गया और ये फिर से यहां का राष्ट्रपति बन जाता है। कुछ समय के लिए चीजें ठीक रहती हैं, लेकिन 2013 के नवंबर महीने आते आते एक और बड़ा मूवमेंट होता है जिसको कहते हैं यूरो मैदान मूवमेंट। ये यूरो मैदान मूवमेंट क्या था, इस समय क्या होता है, यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है वो अब जानते हैं कि अब इस समय पे प्रो रशियन है।
प्रो रशियन है तो वो क्या करेगी, ये व्यक्ति जब जीत गया था, क्या नाम है इसका, विक्टर जब जीत गए थे विक्टर, तो उसके बाद वो प्रो रशियन हो गई। प्रो रशियन होने के वजह से उसने एक जो एग्रीमेंट था वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ यूक्रेन का एक बहुत बड़ा पैक्ट था, जो कि उनको यूक्रेन को बेसिकली फायदा पहुंचा रहा था उनके व्यापार में और उनके साथ वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ रिलेशन बेहतर बनाने में। तो उसने उस जो एग्रीमेंट था उसको रद्द कर दिया और उसने ये चूज किया कि वो रशिया के साथ जाएगा, न कि वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। तो इस वजह से जो लोग इस चीज के फेवर में थे कि उनको वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ रशिया, उन लोगों ने एक और बड़ा आंदोलन कर दिया। इसको कहा जाता है यूरो मैदान मूवमेंट। यूरोप के पक्ष में ये मूवमेंट था, रशिया के खिलाफ था। ये आंदोलन जब हुआ उसके बाद ये बेसिकली ये जो प्रेसिडेंट हैं विक्टर हंसकोवा, इनको यहां से प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन करना पड़ा और ये आंदोलन जो है पूरा यहां पे खत्म हो गया। आंदोलन यहीं पे खत्म नहीं होता है। अब ये आप जाइए सोचिए कि इस समय क्या हुआ कि जो रशिया की फेवर की जो सरकार थी यूक्रेन से, वो हट चुकी है। अब नई सरकार बनेगी। अब वो जो नई सरकार बनेगी, अगर वो वेस्ट के पक्ष की बन गई तो रशिया इसके ऊपर अटैक करेगा, और रशिया के फेवर की बन गई तो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो यूक्रेन के ऊपर दबाव डालेगा और इनके अंदर एक तरह से अनरेस्ट लाने की कोशिश की जाएगी। तो ये चीजें जो हैं हुई, और उसके बाद नई जो सरकार बनी उसने क्या किया, वेस्टर्न सपोर्ट में, लोगों के दबाव में यूक्रेन और यूरोप के जो बीच के जो एग्रीमेंट थी उनके ऊपर साइन कर दिए और रशिया को दरकिनार कर दिया, रशिया के इन्फ्लुएंस को यहां पे साइडलाइन कर दिया। और यहां से जो है रशिया और यूक्रेन के बीच का जो विवाद है वो हीट अप होता है और ये विवाद बढ़ता है। और उसके बाद होता है क्रीमिया का अनेक्सेशन 2014 में। 2014 में बेसिकली क्या होता है, ये वाला जो क्षेत्र है क्रीमिया का, यहां पे रशिया की फोर्सेज जो हैं वो सिविल ड्रेसेस में धीरे धीरे जाके इस क्षेत्र में अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर देती हैं। यहां पे इनको पता था कि ये वाला जो क्षेत्र है ये इनके लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनको एक तो ब्लैक सी का जो है एक्सेस देता है, उसके बाद ये क्षेत्र इनके कंट्रोल में रहा तो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अगर कभी भी कोई बड़ा मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो क्रीमिया से उसको ये ऑपरेट कर सकते हैं, वॉर को ऑपरेट कर सकते हैं। क्रीमिया इनके हाथ में होना चाहिए। तो उसके बाद पूरे की पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत ज्यादा विरोध किया, यूएसए ने विरोध किया, यूरोप के बड़े बड़े देशों ने विरोध किया कि रशिया गलत कर रहा है, यूक्रेन की टेरिटरी को वो कब्जा के गलत कर रहा है। लेकिन रशिया ने बिल्कुल ना सुनी किसी की। बहुत सारे फाइनेंशियल इनके ऊपर सैंक्शंस भी लगाए गए, लेकिन रशिया ने नहीं सुनी और क्रीमिया को हथिया लिया। क्रीमिया को हथियाने के बाद बेसिकली इन्होंने क्या किया, एक वो भी करवाया, बेसिकली एक रेफरेंडम भी करवाया। रेफरेंडम क्या होता है, एक चुनाव जैसा होता है कि हर आदमी वोट देता है। कि क्रीमिया के लोगों से यह पूछा गया कि आप बताओ कि आप रशिया में मिलना चाहते हो कि आप यूक्रेन में रहना चाहते हो। तो बेसिकली ये कितना फेयर था ये रेफरेंडम और कितना गलत था इसका तो नहीं पता। आप किसी दूसरे देश में जाके उसी की टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल करके अगर उनसे ये पूछें कि आप बताओ कहां रहना चाहते हो, लेकिन देखें बात बड़ी ये है कि 90% आबादी ने ये कहा कि हम तो रशिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब इसका ये जो रेफरेंडम है ये कितना फेयर था नहीं था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं और ये गलत ही मानता है पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड। तो यूक्रेन का हिस्सा ही मानता है क्रीमिया को, रशिया का हिस्सा मानता ही नहीं है। उसके बाद रशिया को G8 से भी निकाल दिया गया, G7 रह गया, लेकिन रशिया अपने कदम पीछे हटाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था और क्रीमिया को 2014 के मार्च महीने में रशिया ने अपना हिस्सा बना लिया। अब क्या होता है, क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद क्या होता है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में रशिया और जो यूक्रेन है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ये जो बॉर्डर शेयर करता है रशिया, उस पूरे के पूरे क्षेत्र में एंटी गवर्नमेंटल जो जितने भी सेगमेंट्स होते हैं उनको रशिया जो है फंडिंग करना शुरू कर देता है कि ये जो अभी जिस क्षेत्र में विवाद चल रहा है पूरा का पूरा, इस क्षेत्र में भी कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे होते, उन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को क्या है रशिया पैसा देना शुरू कर देता है कि आप यहां की जो यूक्रेन की जो सरकार है उसका विरोध करो, हम आपको यहां पे हथियार भी देंगे, पैसा भी देंगे, और यहां पे जो पॉपुलेशन है वो भी रशियन एथनिसिटी की है, वो भी रशिया के फेवर में है। तो बेसिकली यूक्रेन के अंदर अनरेस्ट लाने के लिए रशिया ने बहुत ज्यादा यहां पे एक तरीके से दबाव डाला है। आप कहेंगे कि बात क्या है, रशिया इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है यूक्रेन के अंदर, ये बात अभी समझेंगे धीरे धीरे, और चीजें जब क्लियर होंगी तो थोड़ा सा इंतजार करो। 2014 के जब बाद इनके बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हुए जिनको कहा जाता है मिन्स्क एग्रीमेंट। दो एग्रीमेंट हुए थे, एक सितंबर 2014 में हुआ उसको मिन्स्क फर्स्ट कहते हैं, एक 2015 में हुआ उसको मिन्स्क सेकंड कहते हैं। यहां पे पहले 12 पॉइंट का एक एग्रीमेंट हुआ था, एक 13 पॉइंट का 2015 में हुआ, इसको 12 पॉइंट एग्रीमेंट और 13 पॉइंट एग्रीमेंट भी कहा जाता है। यह ट्राइलेटरल कॉन्टैक्ट था,
तीन ग्रुप थे इसके अंदर, एक तरफ यूक्रेन था, रशिया था और तीसरी तरफ यूरोपियन यूनियन को भी एक तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है OSCE, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, इन तीनों ने, ये EU का ही है बेसिकली, इन तीनों ने मिलकर ये एग्रीमेंट किए थे। इनमें सीज फायर की बात करी थी कि यूक्रेन और रशिया की जो फोर्सेज हैं वो एक दूसरे के ऊपर अब अटैक नहीं करेंगी, रशिया जो है वो सेपरेटिस्ट को सपोर्ट नहीं करेगा, रशिया जो है इंटरनल मैटर्स में यूक्रेन के हस्तक्षेप नहीं करेगा। बहुत सारी बातों को यहां पे एक तरह से चर्चा में लाया गया, मींस एग्रीमेंट हुआ, लेकिन दोनों ही देशों ने इन एग्रीमेंट्स को धीरे धीरे दरकिनार कर दिया। यूक्रेन जो है वो वेस्ट की तरफ झुकता चला गया, रशिया ने उसके इंटरनल मैटर्स में कभी दखल अंदाजी बंद नहीं करी, और बेसिकली ये जो इस पूरे के पूरे मिन्स्क एग्रीमेंट के जो वायलेशन है वो चलते गए। ये एग्रीमेंट वायलेट नहीं होता तो अभी की जो स्थिति है वो नहीं आती। तो बेसिकली ये मिन्स्क एग्रीमेंट जो है वो यहां पे पूरी की तरह से वायलेट हुए हैं। अब पूरा का पूरा समझिए कि कॉजेस क्या है, इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है रशिया यूक्रेन में। इसकी जियोग्राफी को आपने समझा, जियोग्राफी को समझिए। ये पूरा का पूरा रशिया है। रशिया के वेस्ट में यहां पे दिखेगा इस्थोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस। बेलारूस जो है ये तो पूरी तरह से प्रो रशिया है, रशिया के सपोर्ट में रहता है, ये तो नेटो नहीं बनेगा कभी। उसके अलावा ये जो पूरे ब्लू कलर के जो देश आपको दिख रहे हैं ना, ये नेटो देश है, नेटो कंट्रीज हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वो ट्रीटी जो इतनी एग्रेसिव है कि अगर आप पोलैंड के ऊपर अटैक करोगे तो आपके ऊपर यूएसए अटैक कर देगा। अगर आप लातविया जो छोटा सा देश है उसके ऊपर अटैक करोगे तो आपके ऊपर यूएस, यहां पे पूरा का पूरा जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, यहां पे फ्रांस, स्पेन, सारे के सारे देश आपके ऊपर अटैक कर देंगे। तो इस तरीके का ये ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है ये नेटो। तो नेटो के कोई मेंबर बन जाएगा तो बेसिकली वो क्या है, एक दूसरे देशों के हित के लिए मुश्किल है। आप बेसिकली लातविया तो ये बहुत पावरफुल हो गया, जबकि इसकी कोई हैसियत है कि अगर रशिया के सामने देखे तो नहीं है। तो बेलारूस तो नहीं बनेगा। यूक्रेन जो है इसकी कहीं ना कहीं ये सोच नजर आ रही है कि आने वाले समय में नेटो मेंबर बन सकता है। और शीत युद्ध के दौरान आप जानते हैं कि नेटो बना था, एक वॉर्सो पैक्ट नाम का भी ऑर्गेनाइजेशन बना था जो कि यूएसएसआर का संगठन था, लेकिन वॉर्सो पैक्ट तो खत्म हो गया 1991 के बीच में। और 1991 के बाद जो डोमिनेटेड पावर है वो है यूएसए, और यूएसए की अब पूरी दुनिया में चलती है, तो सिक्का चलता है। तो रशिया इस डोमिनेंस को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करता। अगर यूक्रेन भी बन गया नेटो का मेंबर तो ये जो पूरा का पूरा बॉर्डर है इसमें सिर्फ बेलारूस को छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो रशिया के तो साथ गलत हो गया। रशिया का जो है इनकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेटन हो जाएगा ना कि यूक्रेन भी अगर नेटो का मेंबर बन जाए। आप जानते हैं कि रशिया और यूएसए तो एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, कट्टर दुश्मन देश हैं। तो कोई भी देश अगर यूएसए के खेमे में चला जाता है तो रशिया के लिए घाटे की बात है, स्पेशली अगर इनके साथ वाला देश जो इनका बाउंड्री है, इनका नेबर है, वो अगर उसका मेंबर बन जाता है तो मुश्किल बात है। दूसरी बात है इनकी जो नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं। तीसरी बात है इस क्षेत्र का एक्सेस, ये वाला जो क्षेत्र है ब्लैक सी, यहां पे एक्सेस अगर मिल गई यूएसए को तो ये भी इनके लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये बफर जोन जो बना हुआ था, ये पूरा का पूरा यहां पे पूरा बफर जोन बना हुआ था वेस्टर्न वर्ल्ड और रशिया के बीच में, ये बफर जोन खत्म हो जाएगा और ये वेस्टर्न वर्ल्ड का हिस्सा बन जाएगा पूरा का पूरा यूक्रेन। उसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर की भी बात होती है। आप जानते हैं कि रशिया और यूएसए के बीच में बैलेंस पावर तो अब बचा नहीं है, पूरा का पूरा आप जानते हैं कि यूएस हेजेमनी का दौर ही चल रहा है 1991 के बाद में, लेकिन फिर भी रशिया अपना पूरा का पूरा तो जो डोमिनेंस है उसको छोड़ता नहीं है। चाहे आप अरब की बात कर ले, अरब देशों में भी जब कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो उसमें रशिया का हस्तक्षेप कहीं ना कहीं होता है, यहां पे भी चल रहा है। तो ये जो टेंशन है पूरी की पूरी, ये है पावर स्ट्रगल, बहुत बड़ा पावर स्ट्रगल है जिसका सिर्फ और सिर्फ रशिया को आप यहां पे देखेंगे तो आपको रशिया सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगेगा कि रशिया ही एक अग्रेसर है, लेकिन यूएसए जो है वो बार बार रशिया के आसपास के देशों में जाके अपनी डोमिनेंस को दिखाना चाहता है और वो इन देशों के साथ ऐसे पैक्ट साइन करने की कोशिश करता है जिससे इन देशों की, रशिया जैसे देशों की जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट पहुंचे। इसीलिए रशिया के पास भी कई बार कोई चॉइस नहीं बचती कि वो उसके पास में जाके, चाहे वो ये जो चीज है लॉजिकली गलत हो चाहे एथिकली गलत हो, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी रीजंस के बहाने इन देशों के ऊपर भी वो करता है क्योंकि यूएसए इनको उकसा के अपने पक्ष में करना चाहता है। तो ब्लैक सी में इंटरेस्ट हो गए, जियोग्राफी ही सबसे बड़ा रीजन है बेसिकली, और कोई रीजन आप यहां पे नहीं देख पाएंगे। 1991 में अब एक बात देखिए, आप कहेंगे कि अच्छा
नेटो देश क्या बढ़ते जा रहे हैं क्या? नेटो देश पहले कितने थे? जब 1991 से पहले कितने देश थे? जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, उससे पहले भी तो नेटो बन चुका था। तो ये जो येलो कलर में आपको दिख रहे हैं ना, ये इस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया जो यूएसएसआर का हिस्सा थे, पोलैंड है, उसके अलावा हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ये सारे के सारे देश जो है नेटो का 1992 के बाद बने हैं। ये वाले देश जो पहले से थे, ये दो देश जो है ये तो पहले से थे नेटो का मेंबर और ये बाद में बने। तो ऐसे तो नेटो का हर कोई मेंबर बनता चला जाएगा और आगे आते आते ये तो कहीं तक पहुंच जाएगा। नेटो तो बहुत पावरफुल बनता जाएगा, रशिया तो बिल्कुल वीक पड़ जाएगा इनके सामने। तो रशिया बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि नेटो का जो है वो एक्सपांशन हो और इनके आसपास के देश जो है वो नेटो को ज्वाइन करें। बेलारूस नहीं करेगा, लेकिन आसपास के और देश जो है वो धीरे धीरे करके नेटो का मेंबर बन रहे हैं। ये चीजें हैं। इवन टर्की भी नेटो का मेंबर है, आप ध्यान रखिएगा। टर्की के साथ यूएसए के रिलेशन अब कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं काफ़ी कुछ टाइम से, लेकिन फिर भी टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है। अब बात है नेटो का मेंबर बन गया तो क्या कुछ होगा, वो मैंने आपको अभी से बता दिया है। रशिया ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था, ये जो 8 पॉइंट का जो एग्रीमेंट था, सिक्योरिटी पैच जो था 2021 के दिसंबर में आया था, उसमें कह दिया था कि ये रेड लाइन है, ये अंत अति होगी अगर आपने, यूक्रेन की सरकार ने गलती से भी नेटो ज्वाइन किया तो उससे बुरी कोई कंडीशन नहीं हो सकती। उसके बाद हम जो अपना कदम उठाएंगे, रशियन फोर्सेस जो अपना कदम उठाएंगी, उसके लिए हमें फिर मत बोलना कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो ये चीजें हुई। इसके बाद आप जानते हैं कि कोल्ड वॉर का जो दौर चलता था, कोल्ड वॉर में यूएसएसआर ऐसा हुआ करता था और जितने भी आपको रेड कलर के देश दिख रहे हैं वो यूएसएसआर के सपोर्टर थे, और जो ब्लू कलर के मैप में जो देश दिख रहे हैं वो यूएसए के सपोर्टर थे। और भारत जो व्हाइट कलर में दिख रहा है और जितने भी व्हाइट कलर में देश दिख रहे हैं ये थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर। नॉन अलाइनमेंट नाम आप ध्यान होगा आपको, नैम का मेंबर हुआ करते थे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब किसी के पक्ष में झुके हुए नहीं थे, न तो ये यूएसएसआर का समर्थन करेंगे ना यूएसए के समर्थन करेंगे। तो भारत जो है वो कोल्ड वॉर के दौर में न्यूट्रल था। ये चीज़ है। अब करंट एपिसोड को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। 2021 के दिसंबर में क्या हुआ वो मैंने बता दिया है। तो रशिया ने जब कहा कि एश्योरेंस मांगी यूएसए से, उन्होंने कहा कि आप यूएसए हमें लिखित में ये गारंटी दे कि यूक्रेन जो है वो आने वाले समय में कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। यूएसए ने इस बात को मना कर दिया। यूक्रेन की कहा कि यूक्रेन तो कभी भी ज्वाइन कर सकता है, हमारी मर्जी, यूक्रेन की मर्जी, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। तो फिर रशिया ने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी तो ठीक है, लेकिन हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए जो हमें कदम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। और उसके बाद रशियन फोर्सेस जो हैं उन्होंने यूक्रेन को इन्वेड करने की पूरी ठान ली और ये चीजें हुई हैं। अब बात यह है कि क्या यूक्रेन को सच में रशिया वो है पूरी तरह से इन्वेड कर देगा? तो बात यह है कि सच्चाई यह है कि अगर इन्वेड करना होता तो अभी तक बहुत कुछ कर चुका होता रशिया, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। रशिया अपना अग्रेशन दिखा रहा है इस चीज को कि हो सकता है यूएस इस चीज की गारंटी दे दे कि चलो ठीक है, यूक्रेन कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। वेस्टर्न वर्ल्ड के जो देश हैं वो इस चीज के ऊपर दबाव डालें। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जो 2013-14 से बहुत ज्यादा चल रहा है, इसमें हजारों लोगों की जान चली गई है। इसमें 5-6 हजार तो लगभग रशिया के सोल्जर मारे गए हैं, 13-14 हजार लोग यूक्रेन के मारे गए हैं, उसके अलावा उनकी फोर्सेस के लोग भी मारे गए हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कहीं ना कहीं रुके, लेकिन अग्रेशन रशिया तब तक दिखाएगा जब तक वेस्टर्न वर्ल्ड उनको कोई ना कोई कंसेशन नहीं दे देता है। अगर कंसेशन नहीं देता है तो ये जो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, ये हो सकता है कल को पूरे के पूरे यूक्रेन को जो है रशिया हथिया ले, यानी इन्वेड कर दे, और हो सकता है उसका रिपरकशन हमें बड़ा देखना पड़े कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के जो देश हैं वो यहां पे आ जाएं। हो सकता है कोल्ड वॉर का एरा शुरू हो जाए, यूक्रेन के अंदर एक सिविल अनरेस्ट दिखे आपको लंबे समय तक, जैसे कि सीरिया में दिखा था, जैसे कि अरब स्प्रिंग में अरब के देशों में चला था, जब सीरिया में स्पेशली जब एक तरफ बशर असद को जो है समर्थन मिला हुआ था रशियन का, दूसरी तरफ जो सेपरेटिस्ट थे उनको यूएसए का मिला हुआ था। वो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है। और यहाँ पे यूक्रेन की जो है कहाँ डेस्टिनी जाती है वो तो एक अलग बात है। आने वाले समय में इसमें जो कोई मेजर अपडेट होगी तो मैं आपको बताऊंगा। एक जो अपडेट है वो आई है, वो अपडेट यही आई है कि रशियन जो फोर्सेस हैं वो अभी ज़्यादा आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर रही हैं और उनका ये मानना है कि हमें किसी भी तरीके से इस चीज़ को रोकना है एक बार के लिए, और हमें किसी भी तरह से कंसेशन लेने हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से। इंडिया का स्टैंड क्या है उसको मैं अभी आगे आर्टिकल को डिस्कस करूंगा। इंडिया का स्टैंड अभी तक कुछ नहीं है, क्लियर नहीं है एकदम। आप देखें तो इंडिया ने
एक तरह से इसमें लो प्रोफाइल रखी है, न तो उसने वो नेम वाला ही एटीट्यूड रखा है कि न तो हमें रशिया को समर्थन देना है, न ही हमें देना है वेस्टर्न वर्ल्ड को। थोड़ा सा झुकाव जो है वो इस समय रशिया की तरफ दिखा एक बार, जब यूएन में एक बात चल रही थी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स को एक वोटिंग करनी थी। वोटिंग ये करनी थी कि ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, जो इसको चर्चा में लिया जाए कि यूक्रेन के ऊपर जो इन्वेजन कर रहा है रशिया, ये गलत है। तो उस मामले में भी भारत की जो गवर्नमेंट है उसका ये रहा एटीट्यूड कि हम इसके ऊपर वोटिंग भी नहीं करेंगे। और भारत ने ये कहा बेसिकली कि ये जो इश्यू है ये बातों से ही रिजॉल्व करना चाहिए, आप इसके ऊपर कोई भी आर्मी के मूवमेंट नहीं होने चाहिए। ये तो रशिया के लिए भी लागू होता है और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी रहता है। लेकिन एक बात और भारत ने जोड़ी और वो ये थी कि किसी भी देश के जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेटन करने की भी साजिश नहीं रचनी चाहिए, जो बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड रच ही रहा है रशिया के खिलाफ। आप जानते हैं कि जब अगर यूक्रेन को वो नेटो में शामिल कर लेते हैं तो रशिया के लिए ये सिक्योरिटी थ्रेट है। तो भारत का कुछ इस तरीके का रहा है इसके अंदर स्टैंड कि उसने पहले लो प्रोफाइल रखी और उसके बाद कहा कि आप दोनों ही, कोई भी देश किसी भी देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेटन नहीं बनना चाहिए। और अभी क्या है न्यूज़, रिसेंटली न्यूज़ क्या आ रही है, देखिए 21 फरवरी की न्यूज़ है। इसमें कहा है कि रशिया जो है, इसमें कहा गया है कि जो बाइडन जो है वो मिलने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन से, अगर ये इन्वेजन नहीं हुआ तो। व्हाइट हाउस से जानकारी आई है। और उसके बाद अगर मिलेंगे तो उसके ऊपर कुछ नए एग्रीमेंट्स होंगे, जैसे मिन्स्क 1-2 हो सकता है मिन्स्क 3rd हो, और उसके बाद ये जो सीज फायर हो सकता है रशिया ना इन्वेड करें। लेकिन अगर पहले ही रशिया ने इन्वेड कर दिया तो उसके बाद चीजें दूसरे तरीके से देखी जाएंगी और क्या होंगी उसको हम समझने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। तो होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सक्सेस प्लस एकेडमी के वेरियस प्लेटफॉर्म्स के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम से आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे इन वीडियोस की पीडीएफ और इनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी इन नेक्स्ट लेक्चर।